नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। सभी राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे पर हो रही है चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में प्रदान किए प्रेसिडेंट कल। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। आज शाम 4 बजे होगा नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो ने कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करें विधेयक का समर्थन। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके का भारत दौरा आज से 3 दिन के दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। चुनाव नतीजे आने के 21 दिन बाद आज कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होगा। इससे पहले 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार की अगर आज की हम बात करें तो करीब 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं इन मंत्रियों में जब हम बात कर रहे हैं तो भाजपा के करीब 20 से 21 विधायक मंत्री बन सकते हैं, जबकि शिवसेना को 11 से 12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। आज शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इससे पहले अब इस कड़ी में आखिर किस किस के पास जो मंत्री पद है वो किसको कौन सा मंत्री पद मिल सकता है, ये देखने लायक होगा। आपको बता दें, चुनाव नतीजे आने के 21 दिन बाद आज ये कैबिनेट का विस्तार होगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद तमाम अटकलें जो हैं, जो कयास हैं, वो लगाए जा रहे थे कैबिनेट की जो कवायद है इसको लेकर। लेकिन आज माना जा रहा है कि करीब जिनका आंकड़ा है वो करीब 35 से 40 के आसपास भी रह सकता है, जिस तरीके से जो अलग अलग विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें खासतौर से अगर बीजेपी की बात हम करते हैं तो बीजेपी के माना जा रहा है करीब 20 से 21 विधायक हैं जो कि कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, यानी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसी तरह शिवसेना की अगर बात की जाए तो वहाँ भी करीब 11 से 12 मंत्री जो हैं उनको यहाँ पे शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, तो अजीत पवार की जो पार्टी है वहाँ से भी करीब 9 से 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। तो आज शाम महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो कवायद है इसकी वो सुबह से देखने को मिल रही है। अलग अलग जो विधायक हैं उनके पास कॉल्स भी जा रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो और शाम तक साफ होती नजर आएगी कि आखिर किस को यहाँ पे जो मंत्री पद है वो दिया जा रहा है। तो आज महाराष्ट्र में सबकी नजरें होंगी। कैबिनेट का विस्तार आज यहाँ होने जा रहा है और कैबिनेट की कवायद लगातार पिछले 1 हफ्ते की अब भी अगर बात की जाए तो हमने देखा था किस तरीके से लगातार जो मुलाकातों का सिलसिला था वो देखने को मिल रहा था। खासतौर से अगर देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए तो पिछले दिनों ना सिर्फ जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी, अमित शाह से मुलाकात की और साथ ही प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और ऐसे में शाम करीब 4 बजे आज जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजित किया जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना तथा जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना विषय पर चर्चा हो रही है। साथ ही विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण और गैर कृषि, शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर 4 विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन करना और उसे लागू करना और इसके साथ ही इसमें सुधार करना है। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जीवाजी विश्वविद्यालय में महाराज श्रीमंत
जीवाजीराव सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक शाह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस दौरान उपस्थित रहेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज गृह मंत्री राज्य की राजधानी रायपुर में उन्होंने राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में वो शामिल हुए। रायपुर के पुलिस ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बलों ने गृह मंत्री को सलामी दी। और राजधानी दिल्ली में सांसदों का एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच राज्यसभा सभापति 11 बनाम लोकसभा स्पीकर 11 मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जा रहा है। लोकसभा स्पीकर 11 की अगुवाई अनुराग सिंह ठाकुर कर रहे हैं, जबकि राज्यसभा स्पीकर 11 की कप्तानी किरेन रिजिजू कर रहे हैं। मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर हो रहा है। टीबी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। सांसदों के मैच का प्रमुख उद्देश्य टीबी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है, ताकि प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि 2015 से अब तक भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38% की गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा है। दुनिया भर का लक्ष्य 2031 का है। अगर आप 2015 से लेकर अब तक देखें, भारत में जो टीबी से जुड़ी हुई मृत्यु है वो उसमें 38% की गिरावट आई है और जो नए केसेस हैं उनमें लगभग 18% की गिरावट है। दुनिया भर में ये लगभग 8% है। इसका मतलब भारत दुनिया से बेहतर कर रहा है। हमारा प्रयास सांसदों के मैच करने का ये था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और हम टीबी मुक्त भारत जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने रखा उसको पूरा कर सकें। और इस साल के एनटी अवार्ड्स यानी न्यूज़ टेलीविज़न अवार्ड्स में डीडी न्यूज़ ने अपना परचम लहराया है। आपको बता दें, अलग अलग श्रेणियों में यानी अलग अलग कैटेगरी में 5 अवार्ड्स डीडी न्यूज़ ने अपने नाम किए हैं। इसमें खासतौर से अगर बात की जाए, सबसे पहले हमारे पद्म कार्यक्रम को न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड्स हिंदी श्रेणी में पुरस्कार मिला। डीडी न्यूज़ के एक और कार्यक्रम स्वच्छता वॉरियर्स को पर्यावरण जागरूकता सामाजिक विकास अभियान हिंदी, वहीं गुजराती श्रेणी में गुड न्यूज़ गुजराती को पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा G20 के 4K कवरेज के लिए डीडी न्यूज़ को सजीव प्रसारण तकनीक में उत्कृष्टता के लिए सम्मान से नवाजा गया। साथ ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज को टेलीवाइज लाइव इनिशिएटिव बाय ए न्यूज़ चैनल की हिंदी श्रेणी में सम्मानित किया गया। इंडियन टेलीविज़न.com प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2007 में न्यूज़ टेलीविज़न अवार्ड्स यानी एनटीए की शुरुआत की गई थी। इन अवार्ड्स का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। एनटीए अवार्ड्स में अंग्रेज़ी, हिंदी न्यूज़ चैनल के अलावा तेलुगु और मराठी भाषाओं के 550 से ज़्यादा चैनलों को शामिल किया गया। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की पहचान के लिए पूरी राजधानी में दिल्ली पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली पुलिस के विभिन्न इलाकों में जाकर झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों के दस्तावेज की जांच भी कर रही है। पुलिस ने लोगों से कई सवाल पूछे हैं, कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। जी के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस इस समय हरकत में है और इस समय हम वसंत कुंज के साउथ वेस्ट इलाके में है। ये बंगाली बस्ती कहते हैं इसको और यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या निवासियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। जो कभी ये कहते थे हम पहचान नहीं बताएंगे, आज वो अपने पहचान पत्र लेकर खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के वसंत कुंज इलाके में स्थित बंगाली बस्ती में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और घर घर जाकर लोगों के पहचान पत्र मांगे और उनके दस्तावेजों की पुख्ता जांच की।
इस ऑपरेशन के दौरान दूरदर्शन न्यूज की टीम भी मौके पर मौजूद रही और इस अभियान की लाइव रिपोर्टिंग कर हालात का जायजा लिया। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो 2000 साल से रह रहा हूँ, क्योंकि शांति बहुत जरूरी है। शांति बहुत जरूरी है। यहाँ जो जांच हो रहा है, कोई घर का है, क्या मकान का है, कोई है, इस चीज़ के लिए आप आए हुए हैं। तो यहाँ पे कब से रह रहे हो? यहाँ से 2006 से रह रहे हैं। अच्छा, और आपके पास क्या क्या प्रूफ है यहाँ पर आप रह रहे हो? मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और वोटर कार्ड भी है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई लोगों के संदिग्ध होने की आशंका जताई और उनका नाम पता नोट कर आगे की जांच के लिए उनके दस्तावेज FRRO को भेज दिए ताकि उनकी फिर से वेरिफिकेशन हो सके। इस सर्च ऑपरेशन का मकसद बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की पहचान करना ताकि राजधानी को महफूज रखा जा सके। जो ये एलजी साहब ने जो मुहिम चलाई है बहुत अच्छी है। हर आदमी को आइडेंटिफाई होना चाहिए, जो हमारे देश का हमारे देश में रहे, जो हमारे देश का नहीं वो बाहर रहे। दिल्ली पुलिस ने वहां के लोगों से कई सवाल किए। पुलिस ने बस्ती में रह रहे लोगों से किए सवाल, क्या काम करते हैं, कब और कहां पैदा हुए, क्या यह किराए की झोपड़ी है, झोपड़ी नंबर क्या है, पिता का नाम क्या है, कितने रिश्तेदार भारत में रहते हैं, सभी के एड्रेस वेरीफाई कराए हैं। हमारे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी हमने निर्देशों के अनुपालना में हमने इस तरह की ड्राइव रखी है। तो इसमें हमने वो पॉकेट्स को चिन्हित किया है जहाँ पे इलीगल इमाइग्रेंट्स हो सकते हैं। तो हमने डोर टू डोर सर्वे हम कर रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं और कुछ सस्पेक्ट्स को भी हमने आइडेंटिफाई किया है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने प्रोवाइड किए उनको हम वेरीफाई कराएंगे और अगर वो प्रॉपर नहीं निकलते हैं तो फिर हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी बहुत ज़रूरी, दिल्ली देश की राजधानी है, तो यहाँ के महत्व को देखते हुए कि हर व्यक्ति जो रह रहा है उसकी वो चिन्हित और उसमें कोई भी गलत आदमी किसी प्रकार से प्रवेश नहीं करे, तो ये सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से भी ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस के लिए ये अपने आप में चुनौती भरा काम है क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता डेटा नहीं है। ये अभियान 2 महीने चलेगा ताकि दिल्ली को बांग्लादेशी रोहिंग्यों से मुक्त रखा जा सके। दिल्ली की शांति को यहाँ पर व्यवस्थित करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर लगी हुई है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज इंडोनेशिया की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र समेत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करना है। नौसेना प्रमुख इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री एवं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सजराफी सजाम सोएद्दीन, इंडोनेशिया के सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल आगुस सुबियांतो और नौसेना के प्रमुख एडमिरल मोहम्मद अली समेत शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। और बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जो कि एक बार फिर सुर्खियों में। दरअसल संभल में 46 साल से बंद पड़े भगवान शिव के मंदिर में आज सुबह पूजा अर्चना की गई। लोगों ने भक्ति भाव के साथ गणेश जी, भगवान शिव शंकर और हनुमान जी की आरती यहाँ की। नखासा थाना इलाके में लगभग 5 दशकों से बंद पड़े भगवान शिव के इस मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। दरअसल ये मंदिर अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ DM और SP की टीम की छापेमारी के दौरान सामने आया। मंदिर के बराबर में कुएं को पाट कर स्लैब बना दिया गया था। 1978 के बाद से बंद पड़े इस मंदिर को पुलिस द्वारा अब खोला गया है। और शिव मंदिर खुलने से जो स्थानीय लोग हैं उनमें खुशी का माहौल है। दूर सुदूर इलाके से भी लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही प्राचीन शिव मंदिर के आसपास अब सफाई अभियान भी जारी है। अभियान में जुटी टीम ने वहां मिले कुएं की खुदाई को आगे बढ़ाया है। कुएं से मिट्टी और मलबा निकालकर उसे साफ किया जा रहा है। तो लगातार यहाँ की अगर बात की जाए, करीब 46 साल बाद जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की गई और उसकी वजह से जो लोग हैं किस तरीके से उनमें कहीं ना कहीं एक जो खुशी का माहौल है वो नज़र आ रहा था। और ना सिर्फ जो आसपास के क्षेत्र हैं बल्कि जो वहाँ से दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से भी लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से 46 साल बाद ये जो मंदिर है इसका एक तरीके से पता चला है, करीब 5 दशक का जो समय है कम नहीं होता, और उसके बाद जो मान्यता है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से ना सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं और अपनी जो खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं।
बिल्कुल स्थानीय लोग खुश हैं काफी ज्यादा, क्योंकि 78 पे क्या बीती है यह वही लोग जानते हैं। वहां पर जिस तरीके से उस पूरे इलाके में 40 परिवारों का 40 हिंदू परिवारों का पलायन होता है, वहां पर क्या कुछ दर्द झेला होगा। 1978 में जो वहां हिंसा की घटना हुई थी उसमें कौन कौन लोग मारे गए थे, आज तक कभी राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इस पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता है। ये सब तमाम सारे बड़े सवाल इस घटना के बाद उभर कर सामने आते हैं। आज सुबह वहां पूजन अर्चन किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है। भगवान शंकर और हनुमान जी का जो मंदिर कल मिला है, माना जाता है कि इस मंदिर को अति प्राचीन यहाँ के लोग मान रहे हैं। जो उन लोगों ने बताया यहाँ पे कि 46 साल पहले जो वहां पर घटना हुई थी, हिंसा की वारदात हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे कर वहां पर ऐसा माहौल बनता चला गया कि हिंदू परिवारों का वहां रहना मुश्किल हो गया और वो सभी लोग उस जगह से पलायन कर चले गए। तो कहीं ना कहीं ये बात जग जाहिर है कि किस तरीके से वहां पर एक आतंक का माहौल बनाया गया एक विशेष समुदाय के द्वारा। वहां पर मंदिर के बगल में जो कुआं था उसे पाट दिया गया है। हालांकि अब प्रशासन ने वहां पर तमाम सारे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आज वहां पर विधिवत पूजन अर्चन के कार्यक्रम आयोजन किया गया और जब तमाम सारे लोग पहुंचे हैं, ये बात दर्शाती है कि अपनी मान्यताओं को लेकर किस तरीके से उनकी आस्था रही थी, लेकिन एक डर के माहौल होने के कारण उस क्षेत्र में कोई जाता नहीं था। और ये वही क्षेत्र है, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, जहां पर एक समय था कि पुलिस भी कोई भी कार्रवाई करने से कतराती थी वहां पर। उस समय क्या माहौल हुआ, 78 के बाद 90 में 92 में लगातार वहां पर एक हिंदू समुदाय को वहां पर टार्चर किया गया, वहां पर प्रताड़ित किया गया। ये तमाम सारी बातें वहां के तमाम सारे बुजुर्गजन जो वहां के निवासी थे उस समय, वह अब बता रहे हैं खुलकर। लेकिन इससे पहले दबी जवान में भी बात करने के लिए वहां पर इस तरीके का माहौल था कि लोग बोल नहीं पाते थे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है। सीएम योगी ने इस बात का भी आज जिक्र किया है, क्योंकि तमाम सारे लोग जो आक्षेप लगाते हैं इन सब घटनाओं पे, आज वह खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यह मंदिर 46 साल पुराना कोई रातों रात बनकर तैयार होने वाला मंदिर नहीं है। यह अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पहले जिसकी स्थापना की गई होगी, वहां पर लोगों की आस्थाएं रही होंगी, वहां पर वो 40 परिवार जो रह रहे होंगे हंसी खुशी, उन लोगों को किस तरीके से माहौल बिगड़ा, वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागे, कितने लोग हिंसा में मारे गए, तमाम सारे तथ्य हैं। लोग अब उन्हें जानना चाहते हैं। बिल्कुल विकास, लेकिन जो जिस जगह ये मंदिर मिला है, हालांकि अब तो जो कुआं था उसकी की भी सफाई हम देख पा रहे हैं लगातार की जा रही है, लेकिन जो परिवार वहां रहते थे, क्या उनकी कोई जानकारी मिल पाई है? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मंदिर को लेकर अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन लोगों ने वहां पहुंचकर बताया, कल ही तमाम सारे लोग वहां पहुंच गए थे जो वहां रहते थे। रस्तोगी परिवार वहां पर पहुंचा था, उन्होंने बताया था किस कदर वहां पर उनके, जब उस समय घटनाक्रम हुआ था, उनके गोदाम में आग लगाई गई थी। वो अपना पूरा घर बार छोड़कर वहां से किस तरीके से उस क्षेत्र से पलायन कर गए थे। लेकिन आज उनके चेहरे पे वो खुशी संतुष्टि नजर आ रही है उन सभी परिवार के लोगों की जो वहां पर कभी रहते थे, और साथ साथ आसपास के लोगों की भी जो वहां पर मान्यताएं जुड़ी हुई थी उस भस्मा शंकर मंदिर को लेकर अब काफी ज्यादा खुशी है। जब आज सुबह जो पूजन अर्चन किया गया, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि वहां की आस्था काफी ज्यादा पुरानी है। वैसे भी संभल ऐसी जगह है जो हमारी मान्यताओं में उसका काफी ज्यादा महत्व है। कल की अवतार वहीं पर होना है, वहां पर जो भगवान विष्णु का कल की अवतार माना गया है वो कल के संभल में ही माना गया है। तो इसके मद्देनजर तमाम सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। संभल को धार्मिक केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता था। संभल को वहां के आसपास के पूरे क्षेत्र में मंदिर थे, बाकायदा उसके जो है दस्तावेज, धार्मिक दस्तावेजों में उसके प्रमाण मिलते हैं। वहां पर किस तरीके से आक्रांताओं के द्वारा किस तरीके से जो बर्बरता वहां बढ़ती गई, वो तमाम सारी चीजें जग जाहिर है, आगे आएंगी सामने। लेकिन फिलहाल 46 साल के बाद जब उस मंदिर का ताला खुलता है, पूजन अर्चन होता है, साफ सफाई होती है, तो तमाम सारे लोगों की खुशी जरूर मिलती है। अपनी आस्था प्रकट करने के लिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, ना सिर्फ अपनी जो आस्था है वो प्रकट कर रहे हैं, बल्कि इस मंदिर की जो मान्यता रही होगी, जो पुराने लोग हैं शायद वो भी उससे भली भांति परिचित होंगे। और सनातन धर्म में हम यही कहते हैं कि जो भगवान है खुद भक्तों तक पहुंच जाते हैं, तो उसी का एक उदाहरण इसको मान सकते हैं हम। जी बिल्कुल, जब उनकी कृपा होती है तो तमाम सारे रास्ते खुलते रहते हैं, कुछ ऐसा माहौल बनता है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। कुछ वैसा ही हुआ जब प्रशासन की टीम
उस इलाके में कार्रवाई करने के लिए पहुंची, बिजली चोरी करने के लिए पहुंची, तमाम सारे उनको वहां भी मिले कि एक एक पॉइंट से, एक एक जगह से 100 घरों को बिजली सप्लाई हो रही थी। उसी दौरान ये मंदिर मिलता है। वहां पर जब जिला अधिकारी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पता लगाया जाता है आखिर ये क्या चीज है, तब वहां पर पता चलता है कि यह तो इसके अंदर एक मंदिर था। फिर मंदिर का ताला तोड़वाया जाता है। प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, वो खुद अपने हाथों से सफाई करके देखते हैं कि आखिर है क्या। तो अंदर शिवलिंग मिलता है, भगवान शंकर की मूर्ति मिलती है, पूरा शिव परिवार वहां पर विराजमान था। इन सबके बाद वहां पर साफ सफाई की कार्रवाई की गई, वहां से पुजारी बुलाए गए। आज सुबह रुद्राभिषेक और विधिवत पूजन अर्चन की बिल्कुल, और विधिवत पूजा अर्चना जो है वो लगातार की जा रही है और जो तस्वीरें हैं वो भी हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए एक बार फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर आज शाम में शपथ ग्रहण समारोह होगा और किस किस को आखिर जो मंत्री पद है वो मिल सकता है। इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता शिशिर सैलार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही है, क्योंकि आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और कितने ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ही महत्वपूर्ण बात यह है कि किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलने वाले। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई, लेकिन जो इस वक्त जो हमें खबरें मिल रही है मीडिया रिपोर्ट से, उसके अनुसार जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैबिनेट का वो इस प्रकार से है कि बीजेपी को तकरीबन 21 जो है कैबिनेट बर्थ राज्य में मिलेगी। उसके दूसरे पायदान पर शिवसेना होगी जिनको 12 जो है कैबिनेट बर्थ मिलने वाली है और एनसीपी को जो है 9 कैबिनेट बर्थ जो है मिलने वाली है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स, हालांकि इस पर कोई अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जहां तक आज की अगर बात करें शपथ ग्रहण समारोह की, ये महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों का होने वाला है। इससे पहले 1991 में जो है शपथ ग्रहण समारोह यही नागपुर में हुआ था और उसके बाद जो है आज इस बार जो है शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होगा। ऐसे में बात करें तो शिवसेना की तरफ से अगर उनके विधायक की बात करें तो भरत गुगावले ने कहा है कि इस बार शिवसेना में थोड़े बदलाव दिखाई देंगे। मंत्रिमंडल के चेहरे उसके ऊपर तकरीबन 7 नए चेहरे जो है वो शपथ लेंगे, तो वही 5 पुराने चेहरों को फिर से एक बार दोहराया जाएगा। तकरीबन 9 चेहरे होंगे एनसीपी की तरफ से जो इस बार शपथ ले सकते हैं। बीजेपी की तरफ से जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 21 जो है उनका कोटा है, तो ऐसे में देखना होगा कि कौन से नए चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तकरीबन बीजेपी में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया है। कुछ नए चेहरे को इस बार बीजेपी में जो है जगह दी गई, मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो ऐसे में एक नया मंत्रिमंडल नए चेहरों के साथ जो है ज्यादातर हमें दिखाई देगा महाराष्ट्र में। इस वक्त महाराष्ट्र के राजभवन में इस वक्त है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस वक्त की राजभवन में किस प्रकार से इस वक्त प्रिपरेशन जारी है। जो विधायक होंगे उनके परिवारगण तो आएंगे, जो मंत्री शपथ ले रहे हैं उनके परिवारगण आएंगे, लेकिन साथ ही साथ बाकी अन्य गणमान्य व्यक्ति होंगे महाराष्ट्र के, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है शामिल होने वाले हैं। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रही है नागपुर का राजभवन है जो इस वक्त सजाया जा रहा है और ठीक 4 बजे जो है शपथ यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें वीवीआईपी गेस्ट होंगे, उनकी आसन व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि और जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। तकरीबन ये जो आंकड़ा है ये तकरीबन 700-800 से 1000 तक जो है लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में समाविष्ट होने वाले हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जो है महाराष्ट्र का जो पहला सत्र है, इस नए सरकार का पहला सत्र जो है वो नागपुर में ही शुरू होगा। शीतकालीन सत्र जो कि नागपुर में होता है, तो इसीलिए जो है इस बार ये मंत्रिमंडल विस्तार भी उससे पहले किया जा रहा है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक कैबिनेट ब्रीफिंग होगी, कैबिनेट बैठक होगी सभी नई मंत्रियों के साथ और उसके बाद एक प्रेस वार्ता को भी जो है सरकार संबोधित करेगी। हालांकि इसके पहले दोपहर को हम देखेंगे तो जो विपक्ष है उनके द्वारा भी जो एक प्रेस वार्ता संबोधित की जाएगी, चूंकि शीतकालीन सत्र भी होगा। तो ऐसे में कौन से मुद्दे होंगे इस पर भी चर्चा होगी और कौन से मुद्दों पर सरकार चर्चा करेगी इस पर भी जो है नजर रहेगी। जी बिल्कुल, लेकिन शिशिर अगर देखा जाए सस्पेंस जो है वो लगातार बनता हुआ नजर आया महाराष्ट्र में, फिर चाहे सीएम पद की हम बात करें, लेकिन अब करीब 20 से 21 दिनों बाद जो कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है उसमें भी क्या कुछ ऐसे कंफर्मेशन अभी तक कुछ आई हैं कि जो अलग अलग विधायक हैं उनको किस तरह की फोन कॉल्स जो हैं वो गए हैं, कुछ इस तरह की जानकारी? शिशिर, आवाज मिल रही है आपको? हमारे संवाददाता शिशिर बता रहे थे कि किस तरीके से अगर बात की जाए आज नागपुर के राजभवन में आप देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे लगातार आज जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी तैयारियां चल रही हैं और करीब 40 जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के करीब 20 से 21 विधायक माने जा रहे हैं, तो आज ये देखना होगा कौन कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात अगर की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो एक बार फिर यहाँ आप बता दें एक राष्ट्र एक चुनाव का अब बीएसपी ने समर्थन किया है। पार्टी की मुखिया मायावती ने संवाददाताओं से कहा कि इस मामले का दलगत राजनीति से हटकर समर्थन किया जाना चाहिए। साथ ही मायावती ने कहा कि ये पहल राष्ट्र के हित में है।
चुनाव होने से फिर हमारी पार्टी पर इन सब मामलों में बहुत कम खर्च का बोझ पड़ेगा। साथ ही इससे जल्दी जल्दी चुनाव आचार संहिता ना लगने की वजह से भी जनहित के कार्य ज़्यादा नहीं रुकेंगे। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि इस मुद्दे की आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है, अर्थात इस मामले में सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश व आम जनहित में कार्य करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा, उचित होगा। इस सलाह के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।